शीना की आंख बाहर से आती मध्यम आवाज़ों पर खुली थी। चंद लम्हे वो यूं ही छत को खाली खाली नज़रों से देखे गई, फिर उठ बैठी। वो रात को कारपेट पर सोई थी, सुहाग की सेज पर, जहाँ फूलों की पत्तियां अब भी बिखरी पड़ी थी। उसने सोना गवारा ना किया था। दरवाज़ा हनूज बंद था। वो बालों के बेतरतीब जोड़े को ठीक करती दरवाजे की तरफ आई और लॉक खोला। ड्राइंग रूम से हसीब के साथ मामा और फरहा भाभी के बोलने की मध्यम आवाज़ें आ रही थी। हसीब निहायत खुशगवार अंदाज में उनसे बातें कर रहा था। मामा और भाभी के हंसने की मध्यम आवाज़ उसके कानों तक आई। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया, अलबत्ता लॉक नहीं लगाया। उसे हल्की सी खिफ़त और शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो रात को शदीद गुस्से में न जाने क्या क्या बोलती रही थी, बहुत ज़ोर से चिल्लाई भी थी। ऐसा रवैया उसकी फितरत ना थी। बेशक वो अपनी बात सबके सामने रखने से झिझकती नहीं थी, मगर यूं चिल्लाती भी नहीं थी। रात को वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। कई दिन का लावा था जो आतिश फिशां बनकर फटा था, साथ उसके ज़ब्त को भी बहा ले गया था। बेशक हसीब दुनिया में उसका सबसे नापसंदीदा तरीन इंसान था, मगर उसे अपनी बात अच्छी तरह से रखनी चाहिए थी उसके सामने। यकीनन उसने उसे जाहिल लड़की समझा होगा। अरे आंटी, क्या ज़रूरत थी नाश्ता लाने की? शीना बना लेती ना नाश्ता हम दोनों के लिए। शीना ने होंठ भींच लिए। मैं तो कभी ना नाश्ता बनाऊं इसके लिए। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। वैसे पूरी बहुत मज़े की है आंटी, आपके हाथ में बहुत जायका है। उम्मीद है ऐसा ही जायका आपकी बेटी के हाथ में भी होगा। मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। वो वहाँ मम्मा से खुशगपियाँ कर रहा था, वो तो जल कर ही रह गई। बड़ा आया खाने पीने का शौकीन, होटल से ही खाएगा ये। वो दिल ही दिल में खुद से वादा करने लगी। वो बाहर नहीं जा सकती थी, सभी से तो नाराज़ थी वो। एक को रात जी भर कर सुना चुकी थी। वहीं सोफे पर बैठ गई, चेहरों को हाथों के प्याले में रख लिया। दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ था, फिर वो अंदर आया। शीना बेख्तियार खड़ी हुई, उसे देखा। इस वक्त वो पहली बार नज़र भर कर उसे देख रही थी। रात को तो वो उसे देख नहीं पाई थी। नजरें उसकी तरफ उठी तो एक लम्हे के लिए पलटना भूल गईं। वो 6 फीट से ऊपर कद का निहायत मजबूत जिसामत वाला इंसान था। कंधे चौड़े थे, दिखने में कोई एथलीट लगता था। साफ रंगत और तीखे नकूश के साथ रुखसारों की हड्डियां हल्की सी उभरी हुई थी। लेकिन उसकी शख्सियत का सबसे अहम हिस्सा उसकी मुस्कुराती हुई ब्राउन रंग की बड़ी बड़ी आंखें थीं, जिनसे बेइंतहा एतमाद छलक रहा था। शीना ने नज़रें फेरी और अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। उसे लगा वो अगर उसकी तरफ देखती रही तो नज़रें नहीं हटा सकेगी। अच्छा हुआ तुम उठ गई, मैं तुम्हें ही उठाने आया था। आज हमारा वलीमा है, यू नो। वो आम से लहजे में बोला और ऑफ वाइट शर्ट के स्लीव्स ठीक करने लगा। बाल बिखरे हुए से थे, मगर चेहरा धुला धुला और तरोताज़ा था। मैंने किसी वलीमे में शिरकत नहीं करनी। अगर आपको करनी है तो शौक़ से करें, बल्कि मेरी तरफ से भी शिरकत कराएं। वो रात जैसी बेरुखी से बोली तो हसीब के माथे पर शिकने नमूदार हुई। ऐसी बातें ना किया करो शीना जिस पर अमल ना कर सको, क्योंकि तुम अभी शावर लोगी, फिर हम नाश्ता करेंगे और फिर 12 बजे वलीमे के फंक्शन पर जाएंगे। वो निहायत नरम से लहजे में जैसे उसे अपना हुक्म सुना रहा था। वो जोश-बोश सी हुई। हरगिज़ नहीं। वो जिस तरह हक से बात कर रहा था वो उसे नागवार गुजर रहा था। आपको कोई हक नहीं है मुझे इस तरह हुक्म देने का। वो लहजे को मजबूत करने की कोशिश करते हुए बोली थी। वो आहिस्ता से कदम उठाता उसके ऐन पीछे आकर खड़ा हुआ और अपने होंठ उसके कान के पास ले आया। रात को तुमने बहुत सारी बातें की और मैंने तुम्हें बोलने दिया, मगर रोज़ रोज़ की ये हठधर्मी मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। उसकी आवाज़ मध्यम सी हो गई थी और सांसों की तपिश शीना को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने ज़रा मुस्तरिब होकर दूर होना चाहा, मगर हसीब उसके दोनों बाजुओं को उकब से अपने मजबूत हाथों में जकड़ चुका था। वो कसमसाई मगर हिल भी ना सकी। बाजुओं पर उसकी मजबूत मर्दाना गिरफ्त उसे बेचैन किए गई। आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। याद रखो, तुम मेरी दुल्हन हो और हमेशा रहोगी। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। मुझे और भी बहुत से हक हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर नहीं करोगी। जाओ शावर लो और बाहर डाइनिंग टेबल पर आओ, मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसके बाजू छोड़कर लंबे लंबे कदम उठाता बाहर निकल गया। शीना सुन्न सी खड़ी रही, आंसू गालों पर फिसलने लगे थे।
وہ برا انسان تھا، وہ جان گئی تھی، اس کا اصل رنگ باہر آ رہا تھا۔ اگر کہیں دل میں کوئی امید تھی بھی تو وہ اسے دل سے کھرچنے لگی، وہ اس سے کوئی امید نہیں باندھنا چاہتی تھی۔ ولیمے کی تقریب شہر کے مضافات میں واقع عثمان کے فارم ہاؤس میں تھی۔ یہ کافی بڑی 2 منزلہ عمارت تھی جو سفید رنگ میں رنگی تھی۔ سامنے ہی بے حد وسیع احاطہ تھا جس میں 4 دیواری کے قریب بڑی تعداد میں درخت لگے ہوئے تھے۔ لان بے حد خوبصورت تھا جس میں بڑی تعداد میں کرسیاں اور کناتیں لگی ہوئی تھیں۔ مرد و زن کا ایک میلہ تھا جو لان میں موجود تھا، کہے لگ رہے تھے اور شور و غل مچا ہوا تھا۔ بچے رنگ برنگے لباسوں میں اچھلتے کودتے پھر رہے تھے اور کچھ وہاں چکرا رہے تھے، جہاں سے حسیب شینا کے ساتھ گولڈن کار کی اونچی سی شاہانہ کرسی پر بیٹھا مسکرا کر مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ سفید کامدار کرتا شلوار میں ملبوس وہ بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ شینا جو گرے فراک اور پاجامے میں تھی اس کے پہلو میں موجود تھی۔ کئی لوگوں کی ستائشی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ جو کچھ روز پہلے سرگوشیاں کر رہے تھے آج خاموش سے ہو گئے تھے۔ کئی مہمان سلامی کے تحائف لے کر ان کی طرف آئے۔ سلامی دلہن کے لیے تھی مگر شینا خاموش لا تعلق سی بیٹھی رہی۔ یار تم بھی کسی سے بات کر لیا کرو، میں ہی سب کو بھگتا رہا ہوں۔ حسیب نے شینا کو کوہنی سے ہلکا سا ٹہوکا دیا تو وہ گڑبڑا گئی، پھر ناگواری سے اسے دیکھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں جانتا تک نہیں ہوں، یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں، میرے جاننے والے تو بس یہاں 2-4 لوگ ہی ہیں۔ چھوٹی رمشا بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی تھی، ہاتھ میں فون دبا ہوا تھا۔ پھپھو سیلفی، وہ قریب آ کر بولی تو شینا نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا تھا۔ اتنی دیر میں وہ پہلی بار ذرا سا مسکرائی تھی۔ ادریس بھائی کی بیٹی بے حد پیاری تھی، 4.5 سال کی تھی مگر تیز ترار اور شرارتی تھی۔ مجھے سیلفی لینی ہے، وہ اس کی گود میں ہمک رہی تھی۔ شینا نے اس کے گال چومے اور پھر فون اس کے ہاتھ سے لے کر کئی سیلفیاں بنائی۔ حسیب مسکراتا ہوا دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا۔ شینا نے اسے اتارا تو وہ جانے کی بجائے حسیب کو دیکھنے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ بھی سیلفی لینی ہے، وہ حسیب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شینا نے اسے گھورا۔ رمشا جا کر کھیلو، وہ دبی زبان میں بولی تھی مگر وہ نہیں گئی۔ نہیں پھپھو، ماما نے بولا تھا سیلفی لینی ہے، وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ حسیب نے اسے پیار سے اٹھا لیا۔ کیوں نہیں بیٹا، ہم بھی سیلفی بنائیں گے، ہم آپ کی پھپھو سے کم ہیں کیا؟ وہ اس کے ہاتھ سے فون لے کر فوٹو کھینچنے لگا۔ آپ اپنی پھپھو کی باتیں زیادہ نہ سنا کرو، یہ کچھ بھی بولتی رہتی ہیں، وہ رمشا سے بول رہا تھا۔ شینا کی نگاہیں سامنے تھیں مگر کان اس کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ رمشا بھی اس کی گود میں چپک کر بیٹھ ہی گئی تھی، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شینا نے اسے گھورا اور پھر اسے جانے کا نہیں کہہ سکتی تھی، اگر وہ نہ جاتی تو سب کی اٹھانی پڑتی۔ آپ چاکلیٹ کھاؤ گی رمشا؟ حسیب اس سے پوچھ رہا تھا۔ رمشا نے جھٹ سے سر اس بات میں ہلایا۔ حسیب نے نہ جانے کون سی جیب سے ایک چاکلیٹ برآمد کی اور اسے تھمائی۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ چاکلیٹ آپ اکیلی کھانا، پھپھو کو مت دینا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ کی پھپھو کو مرچیں چبانے کی عادت ہے، چاکلیٹ کھانے کی نہیں۔ ظاہر ہے وہ اسے ہی سنا رہا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ زیادہ غصہ اسے رمشا پہ آ رہا تھا جو چاکلیٹ لے کر پارٹی بدل گئی تھی اور اب حسیب کی کسی بات پر زور زور سے ہنس بھی رہی تھی۔ وہ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے عرصے سے جانتے ہوں ایک دوسرے کو۔ وہ حسیب سے مانوس ہو گئی تھی۔ حسیب نے اسے لمحوں میں اپنا بنایا تھا۔ چلو ایک سیلفی ہم تینوں ساتھ لیتے ہیں۔ حسیب رمشا کو لیے اس کے قریب ہوا، پھر فون کو اوپر اٹھایا۔ رمشا پھپھو کو بولو اسمائل کریں۔ پھپھو اسمائل پلیز۔ رمشا معصومیت سے اسے دیکھ کر چہکی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شینا کے لبوں پر مدھم سی مسکان دہرائی۔ اس لمحے حسیب نے تصویر کھینچی تھی۔ یہ فوٹو اچھی آئی ہے۔ تصویر کو دیکھ کر اس نے سر ہلایا۔ رمشا فون لے کر چلی گئی۔ شینا ہنوز سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات کہوں؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھک آیا۔ شینا ہونٹ بھینچے بیٹھی رہی۔ مسکراتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، وہ جذب سے بولا تھا۔ نگینا عثمان کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی، نگاہ بار بار سٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کئی بار دونوں کی نظریں اتار چکی تھی۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں، خدا نظر بد سے بچائے۔ وہ محبت پاش نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ساتھ بیٹھے یوں لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ عثمان نے بھی انہیں دیکھا، وہ مطمئن سے تھے۔ شینا کی شادی انہوں نے کرا دی تھی، یقیناً اب ان کے دن بدلنے والے تھے۔ شینا بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تھی۔ وہ جلد از جلد جانا چاہتی تھی
कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब दिल पर उदासी की तह जमी हो तो हर रौनक मांद लगती है। हसीब उसके पहलू से उठा तो आफिया कहीं से आवारिद हुई और उसके साथ बैठ गई। तुम क्यों मुंह बनाकर बैठी हो शीना? ऐसा लगता है किसी ने ज़बरदस्ती बिठाया है। प्लीज़ यार ज़रा तो स्माइल करो। वो उसे लताड़ रही थी। शीना ने उसे बेतरह से घूरा। मुझे ज़बरदस्ती ही बिठाया गया है आफिया, वो तल्खी से बोली थी। ओफो, देखो ना सब कितने खुश हैं। मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से कराना चाहती थी, लेकिन अब क्या हो सकता है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। तुम भी खुश रहो शीना, ज़िंदगी मुख्तसर सी है, इसे यूं मत गुजारना। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। शीना चुप सी बैठी थी, दिल बोझल हो रहा था। जिंदगी की तरफ से वो मायूस सी हो गई थी। सच कहूँ तुम दोनों साथ बैठकर बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझसे कसम ले लो। आफिया बोली। मैं हसीब भाई को फिर से बुला कर लाती हूँ कि वो तुम्हारे साथ ही बैठे। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें मुंह दिखाई में क्या मिला? रात कैसी गुजरी? वो उसके कान में घुस आई। आफिया की बातें उसके दिल का बोझ बढ़ा रही थी। कुछ नहीं मिला आफिया, न जाने क्यों वो बोल गई। क्या वाकई? वो हैरान हुई थी, फिर शक भरी नज़रों से उसे देखा। या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? शीना की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आफिया ने उसे तासुफ से देखा। अच्छा ना बताओ, नहीं पूछती, तुम तो रोने लग जाती हो। वो उसे साथ लिपटा गई। खाना लग गया था। एकदम अफरा तफरी सी फैल गई थी। हसीब उठकर उस तरफ आया और एक प्लेट उठाकर उसमें पुलाव और कबाब रखने लगा। सनम उसके साथ आकर खड़ी हुई थी। शादी मुबारक हो हसीब, वो बज़ाहिर आम से लहजे में मुस्कुराते हुए बोली थी, मगर उसके लहजे में धीमी धीमी आग सी सुलग रही थी। थैंक यू सनम। वो हल्का सा मुस्कुराया और 2 पीस कबाब चिमटे से पकड़कर प्लेट में रखे। रफ़ी कहाँ है? उसने पूछा। वो सुबह से नज़र नहीं आया था उसे। यहीं था कहीं। तुम्हें तुम्हारी बीवी कैसी लगी हसीब? वो खोजती नज़रों से देखकर उसे बोली थी। बहुत मुनफरिद, यकलफ्ज़ी जवाब दिया गया था। सनम तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दी। क्या तुम खुश हो उसके साथ? क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? नज़रें उठाकर उसने उसे देखा। अपनी बीवी की तरफ भी तो देखो ना, कैसे बैठी है, यूं जैसे किसी ने सजा दी है। चेहरा उतरा हुआ है बेचारी का। कैसा सलूक किया है तुमने उसके साथ पहली ही मुलाकात में? वो आंखें घुमाते हंसी थी। इर्द गिर्द कई मर्द और ख़वातीन मौजूद थे जो हंस बोल रहे थे और खाना खा रहे थे। हसीब उसे तेज़ नज़रों से घूर कर रह गया। वो कैसी लग रही है, उदास है या खुश, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। सनम पर उसकी बात का कोई असर ना हुआ। वो हनूज मुस्कुरा रही थी। किसी सियाने ने कहा था कि शादी उससे करो जो तुमसे प्यार करता हो, उससे नहीं जिसे तुम प्यार करते हो। वो बोली। लेकिन तुम शायद देख ही नहीं पाए कि तुम्हारे करीब मौजूद लोग जो तुमसे प्यार करते हैं, जिस लड़की से तुमने शादी की है ना, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। वो तुम्हें प्यार कभी नहीं दे सकती। कड़वे से लहजे में बोलती वो बाल झटक कर एक तरफ बढ़ गई। हसीब ने होंठ भींच लिए। वो प्लेट उठाकर उस तरफ आया था जहाँ शीना बैठी थी। वो उसके करीब बैठ गया, फिर कनखियों से उसकी तरफ देखा। खाना खा लो। न तुमने कुछ खाया है न मैंने। नरमी से उसे मुखातिब करके प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई थी। वो खामोश बैठी रही। उसकी बात को इग्नोर किया था। उसकी बढ़ाई हुई प्लेट की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया। देखो तुम्हारे रिश्तेदार कैसे खाने पर टूट पड़े हैं। अगर यही हाल रहा तो थोड़ी देर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो बोला और फिर शीना की तरफ देखा जिसकी होंठों पे मुस्कुराहट तक ना आई थी। होंठ सिले हुए थे। वो ठंडी सांस लेकर रह गया। आप खा लें, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी, वरना वैसे ही रह लूँगी। वो दबी आवाज़ में बोली थी। लहजा सर्द और रूखा सा था। पता नहीं वो क्यों उससे बार बार बात कर रहा था, जबकि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। और अब उसके लिए प्लेट में खाना ले आया था, जैसे उसे बड़ा ख्याल हो उसका। शीना ने सर झटका। वैसे मुझे पता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही। तुम डाइटिंग पर हो और मोटी होने से डरती हो। वो उसके कान के करीब आकर बोल रहा था। इर्द गिर्द काफ़ी शोर था और उसकी आवाज़ बमुश्किल ही वो सुन पा रही थी। लब भींचे हुए थे। फिक्र मत करो, अगर तुम मोटी भी हो गई ना तो मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगा। उसने उसके कान में सरगोशी की तो उसके गाल दहक उठे, मगर गुस्सा गालिब था। उसने हसीब को घूरा जिसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। लो खाना खाओ, वरना मैं तुम्हें सबके सामने अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दूंगा। वो सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगी। उसे लगा कि वो खाली खुली बात कर रहा है, मगर नहीं।
चंद लम्हे इंतजार के बाद वो पुलाव को चम्मच में भरकर उसकी तरफ बढ़ चुका था। वो सटपटा कर रह गई। मुंह खोलो, वो मुस्कुराते हुए बोला। वहाँ कई लोगों ने ये मंजर देखा। हर चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कुछ लोगों ने तो तालियां भी बजानी शुरू कर दी थी। एकदम से वो सबकी निगाहों का मरकज बन गए थे। हसीब के होंठों पर शरीर से एतमाद भरी मुस्कुराहट थी, जबकि शीना जैसे ज़मीन में धंसी जा रही थी। वो सबके सामने जैसे उसका तमाशा बना रहा था। आंखों में आंसू तैरने लगे। खा लो यार जल्दी से, प्यार से खिला रहा हूँ। सबकी नज़रों से नर्वस होकर शीना ने चावलों भरा चम्मच मुंह में ले लिया। अगर इनकार कर देती तो लोग जाने क्या क्या बातें बनाते, मगर उसके गले में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। आंखें भर आ गई। गुड गर्ल, और खाओगी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था तो वो नफ़ी में सर हिला गई। वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो उसे बता चुकी थी कि वो उसे पसंद नहीं करती। वो भी शायद उसे पसंद नहीं करता था। सुबह उसकी गुस्से भरी बातें इस बात का सबूत थी। फिर ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? शीना का दिल खून खून हुआ। उसकी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जो उससे मोहब्बत का दिखावा करता था। वो सर झटक कर आंसू पीने लगी। दिल जख्मी जख्मी हुआ जा रहा था। दोपहर तक वो घर लौट आए थे। वो फराह भाभी, मामा और दानिश के साथ गाड़ी में आई थी। हसीब अपनी गाड़ी में था। वो सारा वक्त चुप चुप सी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी रही थी। उसकी खफगी को सभी महसूस कर रहे थे, खास तौर पर दानिश। खासा गुस्से में था वो। मामा ने शीना को कई बार मुखातिब किया, कई चीज़ें पूछने की कोशिश की, मगर वो हूँ हाँ में जवाब देकर खामोश हो जाती तो मामा के दिल पर चुरका सा लगता। बेटा, हमें शीना को अपने साथ ले जाना है, मामा ने ड्राइंग रूम में आकर हसीब से कहा था। वो उनसे पहले ही आ चुका था। उनकी बात पर उसने सर उठाया और फिर मुस्कुरा दिया। दोपहर तक वो घर लौट आए। वो फराह भाभी, मामा और दानिश के साथ गाड़ी में आई थी। हसीब अपनी गाड़ी में था। वो सारा वक्त चुप चुप सी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी रही थी। उसकी खफगी को सभी महसूस कर रहे थे, खास तौर पर दानिश। खासा गुस्से में था वो। मामा ने शीना को कई बार मुखातिब किया था, कई चीज़ें पूछने की कोशिश की थी, मगर वो हूँ हाँ में जवाब देकर खामोश हो जाती तो मामा के दिल पर चुरका सा लगता। बेटा, हमें शीना को अपने साथ लेकर जाना है, मामा ने ड्राइंग रूम में आकर हसीब से कहा था। वो उनसे पहले ही आ चुका था। उनकी बात पर सर उठाकर मुस्कुरा दिया। शीना खफीफ सी हुई। वो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। उनसे भी तो वो खफा थी, मगर यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। हसीब के साथ एक घर में कैसे रहेगी वो? उसे होल आने लगे थे। उसने उसकी तरफ देखा तो वो उसी की तरफ देख रहा था। आप ले जाएं आंटी, मैं फिर लेने आ जाऊंगा, वो बोला तो दानिश एक तरफ लाताल्लुक सा खड़ा उसी को घूरता रहा। जी बेटा, ये रस्म है। शीना, तुमने अपनी जो चीज़ें लेनी है वो ले लो और तैयारी कर लो, फिर निकलते हैं। शीना सर झुका एक कमरे की तरफ आई। वहाँ उसका था ही क्या, वार्डरोब में उसके कपड़े थे, जोड़े थे, ज्वेलरी थी जो हनूस ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। जहेज में जितनी चीज़ें आई थी वो बाकी कमरों में पैक पड़ी थी। उसने ज्वेलरी उठाकर एक दराज में फेंकी, फिर वार्डरोब की तरफ आई। नए मलबूसात का एक अंबार था जो हैंगर्स में लटक रहा था। नित नए फैशन के कपड़े उसके लिए खरीदे गए थे, कामदार कीमती शर्ट से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के कपड़े तक जो वहाँ टंगे हुए थे। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अपने साथ क्या ले जा सकती थी? किसी चीज़ को हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा था। वो शशोपन में खड़ी थी वहाँ पर कि दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। अपनी मामा के साथ चली जाओ, लेकिन एक दिन से ज़्यादा मत रुकना, कल मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो होंठ भींच कर आंखें झुका गई। वो बहुत हक से, बहुत तहक्कुम से बात कर रहा था। तुम आ गई हो तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहना। तुम्हारे बगैर घर सूना सूना लगेगा। कल तैयार रहना, मैं आऊँगा। अब जो चीज़ें लेनी हैं वो लो और बाहर आओ। वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कोई ब्रीफकेस वगैरह लेना है तो मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं लेना, बहुत शुक्रिया आपका। वो जिस दर्जा तल्खी से बोली थी वो चौंका। साया सा चेहरे पर लहराया था। सुर्ख होती आंखें लिए वो बाहर आई। रोना आ रहा था मगर जब्त की कोशिश कर रही थी। बाहर वो लोग गाड़ी में बैठे थे। वो भी पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगी। कल तुम्हें लेने आऊँगा, शीना ने उसकी मध्यम आवाज़ सुनी। फिर हसीब ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया था।